साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन निकाली जाती है, उसके तहत हम लोग दिसंबर 2021 का जो मंथली करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और इसके पहले सेक्शन जो कि राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, जिसमें आपके कुल 7 टॉपिक दिए गए हैं। तो 6 टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग इसका जो 7वां टॉपिक है, मतलब संक्षिप्त सुर्खियाँ, इस संक्षिप्त सुर्खियों में 8 टॉपिक दिए गए। इन 8 टॉपिकों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 की आई थी, इसके सदस्य कौन थे? 3 सदस्य थे, फेडरिक पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखिए, कई बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन कब आया था और इसके सदस्य कौन थे। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के द्वारा मान्यता दी गई थी। इसके अतिरिक्त यदि इसके कंपोजिशन या संरचना की बात करें, स्ट्रक्चर की, तो सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था। कई बार पूछा गया है कि प्रत्यक्ष था या अप्रत्यक्ष था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से इनका चुनाव किया गया था। व्यवस्था क्या की गई थी कि प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए। इसमें शामिल 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था तथा 4 सदस्यों ने चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। तो कुल कितने हो गए? 389 सदस्य हो गए थे। हालांकि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा की सदस्यता घट करके 299 रह गई। जो 389 थी, ये घट करके 299 रह गई। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है, और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, वो स्थायी अध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने में संविधान सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। अब अगला पॉइंट देखते हैं। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय की व्यवस्था की गई है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से उत्पन्न दायित्व वित्त आयोगों की सिफारिशों तथा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष सहायता उपाय का प्रावधान किया गया था। राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच हस्ताक्षरित और संवितरित की गई सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु लिए गए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ये विशेष सहायता उपाय प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित किया गया था, 1969 में। यह उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा प्रदत्त एक वर्गीकरण है जो पहाड़ी क्षेत्रों, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन तथा गैर व्यवहार्य राज्य वित्त जैसी भौगोलिक एवं सामाजिक आर्थिक हानि का सामना करते हैं। तो ये क्राइटेरिया था। आगे चल करके 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को केवल उत्तर पूर्वी और 3 पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रखा था। अभी आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा है। विशेष श्रेणी राज्य श्रेणी के तहत इनको फायदा क्या होता है? तो इसके तहत केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाहरी सहायता पर राज्य व्यय के 90% हिस्से का भुगतान करती है, जबकि शेष 10% जो है वो ब्याज की 0% दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो धन खर्च नहीं हो पाता वह लैप्स अर्थात व्यवगत नहीं होता है और उसे अगले वर्ष इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों में छूट प्रदान की गई है। तीसरा देखते हैं, प्रवासी भारतीय नागरिक द्वारा अचल संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण के संबंध में। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीय नागरिकों अर्थात ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया OCI को कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति के अलावा, तो ध्यान रखिएगा, कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति के अलावा भारत में अन्य अचल संपत्ति की खरीद या हस्तांतरण के लिए मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। RBI ने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर कई प्रश्न प्राप्त होने के बाद स्पष्टीकरण दिया है। पहले का निर्णय क्या था? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 के प्रावधानों से संबंधित था। इसे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 की धारा 49 के तहत रद्द किया गया था। तो देखिए, जो पहला वाला है आपका
विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, इसे क्या कहते हैं? इसे फेरा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, शॉर्ट में फेरा के नाम से जानते हैं। जबकि जो दूसरा वाला है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, जो इसकी जगह पे आया था, जिसे इंग्लिश में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, इसे फेमा कहते हैं, कि धारा 49 के तहत रद्द किया गया था। दोनों ध्यान रखिएगा, फेरा कब आया था और फेमा कब आया था। भारत में ओशियाई अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति की खरीद और अधिग्रहण के संबंध में बात करें तो फेमा 1999 के द्वारा यह शासित है, मतलब विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा यह शासित होता है। दूसरा, खरीदी जा सकने वाली आवासीय व वाणिज्यिक संपत्ति की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं, वो कितना भी खरीद सकते हैं। उन्हें अपने किसी अनिवासी भारतीय अर्थात एनआरआई, ओशियाई या निवासी रिश्तेदार से उपहार में कोई आवासीय या वाणिज्यिक संपत्ति हासिल करने की भी अनुमति है। इसके अतिरिक्त ओशियाई अर्थात प्रवासी भारतीय नागरिकों को भारत में कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण वाली संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं है। ये फैक्ट याद रखिएगा, कृषि भूमि, फार्म हाउस या वृक्षारोपण, लेकिन ये भी कंडीशन है, लेकिन उन्हें भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति से इनको विरासत में लेने की अनुमति है। अगला पॉइंट देखते हैं, परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए 6 और कश्मीर घाटी के लिए 1 अतिरिक्त सीट का प्रस्ताव रखा है। तो अगस्त 2019 में केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने तथा जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत परिसीमन आयोग की स्थापना की थी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की कुल सीटें 83 से बढ़कर के 90 हो जाएंगी। ठीक है, पहले 83 थी, अब 90, 7 सीटें बढ़ जाएंगी। जम्मू में पहले 43 सीटें, अब 43 हो जाएंगे, पहले कितनी थी? 37। यहाँ पे 6 सीटें बढ़ाई गई हैं, 37 से 43 किया गया है। जबकि कश्मीर में पहले 46 थी, 1 सीट बढ़ा करके 47 कर दिया गया है। अतिरिक्त जो 24 सीटें हैं वो पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर अर्थात पीओके के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। परिसीमन आयोग के बारे में बात करें तो पहले देखते हैं परिसीमन क्या होता है। परिसीमन जो है किसी देश या राज्य में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करने की एक प्रक्रिया है, तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरा, यह एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय को सौंपा गया है जिसे परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है। मतलब ये जो कार्य करता है इस तरीके का, उसी को परिसीमन आयोग कहते हैं, सीमा आयोग भी कहते हैं। अनुच्छेद 82 में यह प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा प्रत्येक जनगणना के उपरांत परिसीमन आयोग की स्थापना का उपबंध करेगी। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक जनगणना के बाद, परंतु प्रत्येक जनगणना के बाद जो है परिसीमन आयोग का स्थापना नहीं की गई है, उपबंध है, उपबंध कर सकती है। ठीक है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और वर्ष 1952, 1963, 1973 और 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक केवल 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ है, 1952 में, फिर 1963, 1973 और 2002 में। इसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। परिसीमन आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इसके आदेशों में अधिनियम की शक्ति होती है, एक्ट की शक्ति होती है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। इसकी संरचना देखें, स्ट्रक्चर देखें कैसा होता है। तो इसमें 3 सदस्य होते हैं। कौन कौन? अध्यक्ष के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के या तो सेवारत हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नामित चुनाव आयुक्त। 3 चुनाव आयुक्त मतलब चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं ना, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त या तो खुद शामिल होगा या किसी अन्य को, 2 में से किसी एक को नामित करेगा। तीसरा, संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त भी इसमें शामिल होते हैं। आगे बात करते हैं सुशासन दिवस, जो कि 25 दिसंबर को मनाया गया, के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2021 जारी किया गया है। अब इस जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 है, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अभिशासन अर्थात गवर्नेंस की स्थिति का आकलन करती है। यह राज्यों जिलों की रैंकिंग में या जिलों की रैंकिंग को सक्षम बनाता है, साथ ही सुधार के लिए प्रतिस्पर्धी भावना विकसित करते हुए एक तुलनात्मक विश्लेषण भी प्रदान करता है। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित एक अर्धवार्षिक अर्थात वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स किसके द्वारा तैयार किया जाता है? प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा, और वर्ष में 2 बार। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य एक ऐसा तंत्र तैयार करना है जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न हस्तक्षेपों के प्रभाव का आकलन करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में समान रूप से उपयोग किया जा सके। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के तहत वर्ष 2020-21 के लिए 10 क्षेत्रों की पहचान की गई है। कौन से 10 क्षेत्र हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, कृषि और संबंध क्षेत्र, वाणिज्य और उद्योग, मानव संसाधन विकास, लोक स्वास्थ्य, सार्वजनिक बुनियादी
ढांचे और उपयोगिता, आर्थिक अभिशासन, सामाजिक कल्याण और विकास, न्यायिक एवं लोक सुरक्षा, पर्यावरण, नागरिक केंद्रित अभिशासन। अब आगे देखते हैं, राज्यों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य राज्य समूह ए और समूह बी। तो एक में आपका पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य है, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा समूह ए और समूह बी है। इस सूचकांक की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वर्ष 2019 के सूचकांक में प्राप्त स्कोर की तुलना में 20 राज्यों ने अपने समग्र जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसके स्कोर में सुधार किया है। ग्रुप ए राज्यों में गुजरात ने समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि ग्रुप बी राज्यों में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं संघ राज्य क्षेत्रों की रैंकिंग में दिल्ली शीर्ष पर है और वहीं पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश रैंकिंग में शीर्ष पर है। तो चारों ग्रुप में हमने देख लिया कौन किसमें शीर्ष पर है। ग्रुप ए में गुजरात है, ग्रुप बी में आपका मध्य प्रदेश है, संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली है और पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है। आगे बात करते हैं अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन के बारे में, ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस के बारे में। तो इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का विषय क्या था? नया शहरी भारत, न्यू अर्बन इंडिया। शहरी स्थानीय निकायों के महापौर या अध्यक्ष नगर निकाय के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वर्तमान में महापौरों का चुनाव नगर पार्षदों द्वारा किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। नगर पार्षद को मतदाता चुनते हैं और ये मिलकर के महापौर चुनते हैं। देखिए, महापौर के कार्यालय से संबंधित मुद्दों की बात करें तो इनके संबंध में जो मुद्दे हैं, पहला है लघु कार्यकाल। भारतीय शहरी प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण 2017 में यह पाया गया केवल 20% शहरों में ही महापौरों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध है। 74वें संविधान संशोधन में महापौरों के निर्वाचन की विधि या कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया। दूसरा, कार्यकारी अधिकार का अभाव। ज्ञातव्य है कि प्रमुख कार्यकारी शक्ति सरकार द्वारा नियुक्त नगर पालिका आयुक्त के पास होती है, इसलिए महापौर केवल नाम मात्र का पद ग्रहण करते हैं। महापौरों के लिए उपलब्ध सीमित कार्यकारी शक्तियों को शहरी अभिशासन में अक्षमता और कुप्रबंधन के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है। किए जाने वाले उपाय क्या है? तो देखिए, मतलब इसमें क्या सुधार किया जा सकता है? तो पहला, शहरी निवासियों का प्रत्यक्ष जनादेश होना चाहिए। महापौर के पद की वैधता और जवाबदेही में वृद्धि कर सकता है यदि इनको डायरेक्ट चुना जाएगा तो। राज्यों द्वारा या राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाहों के विपरीत महापौरों के लिए निश्चित कार्यकाल अधिक निरंतरता प्रदान करता है, क्योंकि नौकरशाहों को अकस्मात स्थानांतरित किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, मध्य प्रदेश ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के कार्यान्वयन की घोषणा की। कहां पर? भोपाल और इंदौर में। देखिए, पुलिस कमिश्नरी प्रणाली के बारे में बात करें तो इसका प्रस्ताव बढ़ती जनसंख्या और भौगोलिक विस्तार तथा साथ में प्रशासनिक एवं कानून व्यवस्था की समस्याओं इत्यादि के कारण किया गया है। पुलिस सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित विभिन्न समितियों ने भी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कमिश्नरी प्रणाली की सिफारिश की है। अब इस दोनों को समझ लेते हैं, जो पहले दोहरी कमान प्रणाली थी और ये जो कमिश्नरी प्रणाली है, दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला देखिए, दोहरी कमान प्रणाली जो अभी तक चली आ रही है उसमें क्या है, एक जिले में जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम और पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी द्वारा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों का साझा किया जाता है। इसके तहत नियंत्रण की एक दोहरी व्यवस्था होती है। इसमें पुलिस प्रशासन के निरीक्षण के लिए एसपी को डीएम के साथ कार्य करना होता है। डीएम को गिरफ्तारी, वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि एसपी के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्तियां एवं जिम्मेदारियां होती हैं। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को डीएम के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। वहीं कमिश्नरी प्रणाली में क्या होता है, इसमें पुलिस आयुक्त अर्थात कमिश्नर ऑफ पुलिस सीपी एक एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है और राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। डीएम के प्रति जवाबदेह नहीं होता, वो सीधे राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। इस पद को मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जैसे डीएम के पास मजिस्ट्रेटियल पावर होती है, वैसे इसके पास भी होती है। ये शक्तियां विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होती हैं। डीआईजी या उससे ऊपर की रैंक वाले अधिकारी को सीपी अर्थात कमिश्नर ऑफ पुलिस के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसे विशेष संयुक्त अपर उपायुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे अधिकारियों को निवारक गिरफ्तारी धारा 144 लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्रवाई शुरू करने की शक्तियां प्रदान की जाती हैं। पुलिस के पास अधिकतम 2 वर्षों के लिए लोगों को अपने अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने और किसी व्यक्ति को क्षेत्र से बाहर करने की भी शक्ति होती है। इसे जटिल शहर केंद्रित मुद्दों को हल करने के लिए तेजी से निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। इससे मतलब ये जो कमिश्नरी प्रणाली व्यवस्था है। आगे बात करते हैं डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत के बारे में, डिफॉल्ट बेल के बारे में। तो देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अर्थात एनआईए ने एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज को जमानत देने के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है। डिफॉल्ट या वैधानिक जमानत एक अधिकार है, अपराध की प्रकृति से निरपेक्ष, मतलब अपराध किसी भी प्रकार का है, परंतु
जो अपराधी है उसके लिए जमानत एक अधिकार है जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए कंडीशन है जो उस समय प्राप्त किया जा सकता है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति को या व्यक्ति की निर्दिष्ट अवधि के भीतर जांच पूरी करने में विफल रहती है। मतलब अभी अपराधी साबित नहीं हुआ है, उसके ऊपर दोष लगाए गए हैं और पुलिस जो है एक निश्चित समय में जांच पूरी नहीं कर पाती है। यह दंड प्रक्रिया संहिता में निहित है। अधिकांश अपराधों के लिए पुलिस के पास जांच पूरी करने और न्यायालय के समक्ष अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 60 दिनों का समय होता है। हालांकि कुछ अपराधों के लिए 90 दिन या 180 दिन की भी सीमा निर्धारित की गई है। तो यहां पर हम लोगों ने इन चीजों को देखा। इस प्रकार से हमारा जो पहला सेक्शन था आपका पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था और शासन वो कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।